हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को हम लोग इससे आगे पढ़ाएंगे। मैंने कल आप लोगों को थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 और थर्मोडायनेमिक पार्ट 2 दिया था। जिन स्टूडेंट ने, ज़रा ध्यान से सुन लें, जिन स्टूडेंट ने थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 और थर्मोडायनेमिक पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, उन्हें थोड़ा सा इस लेक्चर को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रहिए बच्चों कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से देख लें, तभी आप इस लेक्चर को देखें। दैट वुड बी द बेटर फॉर यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या है इसमें। हाँ, कुछ स्टूडेंट ने मुझे डाउट दिया था कि एक टर्म कैसे लिख दिया है। आओ मैं आपको बताता हूँ बच्चों। मैंने कल इंटरनल एनर्जी पे एक डाउट आप लोगों के द्वारा ही पूछा गया है। आप लोगों के द्वारा ही एक डाउट पूछा गया कि इंटरनल एनर्जी, मैंने कहा बच्चों सपोज कोई एक रिएक्शन है R2P, वेयर R इज द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट एंड P इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U का मीनिंग होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, IE लिख दिया। This IE referred to internal energy. So finally delta U is equal to होता है internal energy of product। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे IE of product minus internal energy of IE of reactant। प्रोडक्ट माइनस हम लोग लिखते हैं बच्चों रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी, ऐसा लिख देते हैं। तो अब जरा देखिए, इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज द UR एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज द UP, सो फाइनली डेल्टा U इज इक्वल टू UP माइनस UR होगा या नहीं होगा, आप खुद बताओ। अब मैंने क्या लिखा, इफ अगर आप ऐसा कहते हैं डेल्टा US, अगर आपने कहा कि UP इज ग्रेटर देन UR, अगर आप एक एजम्पशन को मानते हो कि सर UP की वैल्यू UR के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ऐसा चाहे मानते हैं, मान के चलिए किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया या कहीं स्टेटमेंट में ऐसा लिख दिया कि इफ UP इज ग्रेटर देन UR, तो आपसे कहेगा, तो उस टाइम पे आपको देखना है डेल्टा U की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगा, डेल्टा U की जो वैल्यू होगी वो उस टाइम पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? देखो मैंने आपको बोला अगर UP ज़्यादा है तो UP की वैल्यू मान के चलो 10 रख लो अपनी मर्जी से, 10 किलो जूल है ना, UP की 10 रख लो और UR की कितना रख लो बेटा, 5 रख लो। कम रखना है ना, UR की वैल्यू कम रखना है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, +5। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई नहीं है। तो उस टाइम पे जब भी मैंने बताया था UP इज द डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये अपनी मर्जी से मानना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा, समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम पे अगर डेल्टा U इज इक्वल टू मैं पॉजिटिव लिखता हूं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सर्गोनिक या इसको बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडरगोनिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको बोला जाता है या तो इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, है ना, एंडोथर्मिक भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, तो इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, इस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा क्या बताया था बच्चों, जरा देखिए, इफ मैंने कहा कि इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड पॉइंट ये बोला था UR इज ग्रेटर देन UP। अगर आपके पास ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन हो जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो उस टाइम पे जो ओवरऑल डेल्टा U की वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब UR की वैल्यू आपको ज़्यादा वाली लेनी है, UP की वैल्यू क्या लेनी है बेटा, कम वाली लेनी है ना, क्योंकि UR इज ग्रेटर देन UP, UR is greater than UP. So finally change in the internal energy of the system equal to
5 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस. सो दिस यूपी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. Are you getting my point? What I am saying that this UP is the internal energy of the product and the UR is the internal energy of the reactant. So finally, change in the internal energy of overall reaction would be the negative, and the negative value of internal energy indicates the exergonic reaction. It means heat of system is releasing, मतलब released हो रही है. आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. कल लिखवा दिया है, बच्चे का डाउट था, मैंने बता दिया. ठीक है ना. आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और जानते हैं. देखिए बच्चों, अब हुआ क्या, आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं. आप लोगों ने क्या किया कि सर जो है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को हीट के बारे में बताता हूं. हीट किसको बोलते हैं? हीट जनरली क्यू से इसको इंडिकेट किया जाता है. कोई टेम्परेचर अगर जितनी जो है गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं दैट इज द हीट, है ना. एक तरीके से अगर मैं किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे सर उसका हीट भी बढ़ जाएगा. ठीक है ना. किसी सिस्टम का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, सर उसका जो है हीट भी बढ़ जाएगा, है ना. टेम्परेचर को बढ़ाने पे किसी पानी की बोतल को आप गर्म कर लीजिएगा, पानी भरे हुए बीकर को आप गर्म करेंगे तो उसकी हीटिंग भी बढ़ जाएगी. क्लियर हुई बात. देखो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है. अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, जरा ध्यान से देखो, आपने क्या किया, मान के चलिए बच्चों, ये एक आपके पास बीकर है और इसमें आपने पानी भरा हुआ है. अब यहां से क्या किया आपने, इस पे बर्नर लगा दिया. ठीक है ना. बर्नर आपने ऐसे ऐसे इस पे बर्नर लगा दिया, तो आप देख रहे हैं ये जो पानी होगा, ये पानी गर्म हो जाएगा. और ये बीकर जो पानी के लिए, जरा ध्यान से सुनो मेरे पॉइंट को, जो इसके अंदर ये बीकर है, इस पानी के लिए ये बीकर एज ए सिस्टम काम कर रहा है. ठीक है ना. ये बीकर इस पानी के लिए एज ए सिस्टम काम कर रहा है. तो जैसे ही आप यहां से इसको कैंडल से या जो बर्नर से इसको गर्म करोगे, ये पानी गर्म हो जाएगा. तो पानी गर्म होने के बाद हम क्या बोलेंगे, हीट एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम. नहीं समझे क्या? कोई सिस्टम ने, कोई भी एक सिस्टम यहां पे जैसे इसको गर्म करेंगे तो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना. तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ हीट एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम, इफ सिस्टम इज एब्जॉर्ब्ड हीट, ऐसा भी लिख सकता हूं. इफ सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, तो जो Q की वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है ना. एब्जॉर्ब, ठीक है ना. इफ सिस्टम इज एब्जॉर्ब हीट, तो जो Q की वैल्यू आ जाएगी ये पॉजिटिव आ जाएगी. और अगर मैं कहता हूं, अब दूसरा कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन मैं इसको समझा रहा हूं. ठीक है ना. इसका ये साइन कन्वेंशन है. अगर मैंने कहा कि ये आपने क्या किया, ये गर्म पानी का बीकर रखा, ये आपने क्या किया, हॉट वाटर रखा, हॉट वाटर. अब क्या होगा, आपने इसको रूम पे रख दिया. धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो ये ठंडा होता जाएगा. मतलब यहां से कुछ वेपर बाहर निकलेंगे और इसकी हीट भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, है ना. तो बोलूंगा if system is heat released, अगर कोई सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो जो Q की वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी. मतलब अगर आपने कोई गर्म पानी के बर्तन को जो है ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा और नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के बाद आपने क्या देखा
ठीक है ना। आपने देखा कि यहाँ पे आपने क्या देखा बच्चों कि धीरे धीरे वो ठंडा हो गया। बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं वर्क के बारे में। वर्क क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। वर्क इज इंडिकेटेड बाय द W। सो W इज इक्वल टू होता है, देखिए F इंटू डी, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है ना। अब देखिए सपोज कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। सपोज इस तरीके से बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये कोई एक गैस सिलेंडर है। इस गैस सिलेंडर में आपने क्या किया, इस गैस सिलेंडर में आपने यहां पे एक पिस्टन लगाया है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया है। एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया है। अब क्या होगा, मान के चलो इसमें ये गैस भरी हुई है, कोई ना कोई गैस भरी हुई है, मान के चलो। सपोज आपने यहां से एक प्रेशर लगाया जिसको आपने P एक्सटर्नल बोला। जब बाहर से एक प्रेशर लगेगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, इस गैस को क्या करेगा बेटा, अंदर को दबाएगा, मतलब कुछ इस इधर इधर आने की सोचेगा। वो जो पिस्टन है वो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो आपने देखा कि बाहर से एक प्रेशर P एक्सटर्नल लगा, लेकिन अंदर भी एक प्रेशर क्या होगा, P इंटरनल होगा। हो सकता है जो अंदर वाला प्रेशर है वो ज्यादा हो तो वो फ्रिक्शन को जो पिस्टन है उसको बाहर को धक्का देगा। दोनों चीजें पॉसिबल है ना, या तो बाहर वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा या अंदर वाला ज्यादा होगा। अगर बाहर वाला ज्यादा होगा तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, अंदर को दबेगा, और अंदर वाला जब ज्यादा होगा तो ये पिस्टन क्या होगा, बाहर को जाएगा। सपोज इफ मैं लिखता हूं प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इज द ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ इंटरनल। अगर किसी सिस्टम का बाहर का प्रेशर ज्यादा है कंपैरिजन टू इंटरनल, मतलब जब बाहर वाला ज्यादा होगा तो अंदर को दबाएगा, ये नहीं समझे क्या, ये अंदर को दबाएगा। तो आप देख रहे हैं ये पिस्टन इसको क्या कंप्रेस हो जाएगा ना, गैस को कंप्रेस करेगा। तो दिस प्रोसीजर को आप लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। बात समझ में आई, कंप्रेशन इसको बोलते हैं। अब आपने देखा कंप्रेशन में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए कि बाहर से सिस्टम के प्रेशर को, बाहर वाला जो प्रेशर है वो सिस्टम को अंदर दबा रहा है, अंदर दबा रहा है ना, ठीक है ना। दूसरा एक और कन्वेंशन देखो बेटा, यहीं पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा हूं। इफ मैंने लिखा P ऑफ इंटरनल इज ग्रेटर देन P ऑफ एक्सटर्नल, प्रेशर ऑफ इंटरनल मतलब अंदर का प्रेशर अब ज्यादा है कंपैरिजन टू बाहर के प्रेशर को। जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इस पिस्टन को क्या करेगा, बाहर की तरफ धकेल देगा, एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं होगा सिस्टम, आप बताइए यार खुद ही। ये जो अंदर का प्रेशर है ये क्या होगा, सपोज ज्यादा है तो पिस्टन को बाहर की तरफ धकेल देगा, है ना। अब सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसीजर हो जाएगी तो यहां पे इसको बोला जाता है एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। बात समझ में आ रही होगी शायद आप लोगों को कि सिस्टम पे मतलब अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि बाहर जो पिस्टन है, जो बाहर जो पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर पे, इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलने की टेंडेंसी रखेगा। सो फाइनली दिस प्रोसीजर इज नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर हुई बात। अब देखो नोट करके ऐसे लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं। अब मैं लिखता हूं इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम काम करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और दूसरा होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमारे पास दो कन्वेंशन होते हैं, एक तो कोई सिस्टम काम करता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे काम किया गया
और सिस्टम के द्वारा काम किया गया। आप खुद बताइए, अगर आप कोई काम करते हो, आप मतलब काम कर रहे हैं, खुद में आप एक सिस्टम हो। अब आप काम कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी लॉस होगी या गेन होगी? आपकी एनर्जी लॉस होगी, फाइनली सी बात है भाई। अगर आप जो है कोई काम कर रहे हैं तो आपकी ताकत लगेगी, तो एनर्जी आपकी लॉस होगी, ठीक है ना। अब बाहर से आपको खाना आ रहा है, मतलब काम बाहर वाला कर रहा है ना आपके ऊपर। बाहर से मान के चलिए कोई जूस की बोतल आ रही है, तो आपने जो है, ठीक है ना, अब बाहर से आप पे काम हो रहा है ना। तो जब बाहर से अगर कोई खाना आपकी तरफ आ रहा है या आपको कोई जूस दे रहा है, तो आप बोलते हैं सर वो मेरे पे काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर काम आप खुद कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर आप काम खुद कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। और आपके ऊपर कोई काम हो रहा है तो आप बोलेंगे सर वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब सुनो बेटा इधर, अब सपोज बाहर से प्रेशर आया और पिस्टन नीचे चला गया, पिस्टन को धकेला, तो सिलेंडर पे काम हुआ या नहीं हुआ? आप खुद सोचो। अगर बाहर से प्रेशर आया, बाहर से प्रेशर यूं आया और सिस्टम को नीचे धकेल दिया, तो मतलब सिस्टम पे काम हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ यार। सिस्टम पे काम होगा, क्योंकि कोई बाहर वाला प्रेशर काम कर रहा है आपके ऊपर। तो इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो W की वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आएगी। डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर कोई सिस्टम काम करता है, मतलब मैंने कुछ काम किया, तो मेरी एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, ठीक है ना। अच्छा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नीचे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना। सिस्टम पे काम हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं लिखता हूं मैं कोई काम को कर रहा हूं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा नहीं होगा? मेरे द्वारा काम किया गया, मेरे द्वारा काम किया गया, तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा काम किया गया। तो जब मैं कोई काम को अगर करता हूं तो मेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और मेरी एनर्जी लॉस होगी तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव में होगी। ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में दोनों का अपोजिट कन्वेंशन है, केमिस्ट्री में बिल्कुल जो लिखा है वही सही है। बात समझ में आई? इसको भी नोट कर सकते हैं बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए हम लोग वर्क पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है ना। चलिए, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग पहला पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। तो पहला टाइप का होता है बच्चों प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है ना। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का क्या मीनिंग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात? अब सुनो बच्चों जरा, जनरली जो वर्क होता है, सपोज मैंने इस तरीके से कोई एक सिलेंडर लिया था। अब इस सिलेंडर पे आपने यहां पे एक पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर कोई ना कोई गैस भर के रख दी, ठीक है ना। इस सिलेंडर के अंदर ये आपका क्या है? फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शनलेस पिस्टन।
अब क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए, सपोज यहां से कोई एक प्रेशर लगता है जिसको P ऑफ एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है ना, और एक बाहर से जो प्रेशर लगेगा दैट इज कॉल्ड P एक्सटर्नल, और अंदर से जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे P इंटरनल, ठीक है ना। मैंने कहा लेट अस कंसीडर एक गैस सिलेंडर having a cross section area of a सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस गैस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो मैंने आपको बोला कि ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, ये आपका ए के इक्विवेलेंट है एरिया। बात समझ में आई होगी शायद सभी को। अब देखो, इफ मैं लिखता हूं इफ P इंटरनल इज द ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, तो आपने जरा ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ही P इंटरनल की वैल्यू अंदर वाले प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, अब ये जो पिस्टन है वो यहां पे आएगा नहीं आएगा, समझ रहे हैं क्या। अब ये जो पिस्टन है, मान के चलिए ये जो पिस्टन है, इसको थोड़ा और इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं मैं। अब ये जो पिस्टन है, मान के चलिए मैंने कहा P इंटरनल की वैल्यू ज़्यादा है कंपैरिजन टू P एक्सटर्नल के। अब यहाँ पे जो पिस्टन होगा वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना पिस्टन, अब आएगा नहीं आएगा, मतलब इसको ऊपर को धकेलेगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मान के चलिए इस पिस्टन ने L लेंथ को ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पिस्टन जो है L लेंथ को यहां से यहां पे जब चला जाएगा तो L लेंथ को ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। इन दैट केसेस पिस्टन ट्रेवल्स L लेंथ, ठीक है ना। पिस्टन क्या करेगा, L लेंथ को क्या कर देगा बेटा, यहां से इधर पे ट्रेवल कर देगा। और जब पिस्टन L लेंथ को ट्रेवल करेगा तो आप देख रहे हैं यहां से, देखिए यहां से यहां की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। यहां पे पहले पिस्टन था, अब पिस्टन क्या हुआ बेटा, मैंने कहा कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ये इस पिस्टन को क्या कर देगा, ऊपर को धकेल देगा, और मैंने कहा वो यहां पे चला गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, so the volume of cylinder is equal to L into B into H हो जाएगा, है ना। तो H इक्वल टू क्या आया बेटा, H की वैल्यू कितनी है, H इज इक्वल टू, आपने क्या कहा सर L है या नहीं, आपने बोला ना H की वैल्यू, इतनी हाइट को ट्रेवल किया ना इसने, किया ना, H की वैल्यू L आ गया, है ना। अब देखो इस टर्म को क्या बोलते हैं, L इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू क्या हो जाएगा H, समझ रहे हैं क्या। ओवरऑल तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा A इंटू एल के इक्विवेलेंट, आएगा नहीं आएगा, आप खुद देखो यार, A इंटू एल के इक्विवेलेंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो ओवरऑल जो डेल्टा भी की वैल्यू है वो इसके इक्विवेलेंट आ गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, बिकॉज ऑफ L इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, है ना। सो फाइनली जरा ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F अपॉन ए। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, यही होगा क्या। अब देखो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट,
है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी इजिकल टू कितना चेंज हुआ बेटा, डी इजिकल टू क्या हुआ, ए इंटू एल के इक्विवेलेंट जो है डिस्प्लेसमेंट आया इसमें, आया नहीं आया आप बताइए, है ना। ए इंटू एल के इक्विवेलेंट ही तो आया, तो ये डी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, डेल्टा भी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देख लीजिएगा जो वॉल्यूम में चेंज आया, है ना। तो फोर्स क्या होगा बेटा, देखो अब फोर्स क्या होगा, फोर्स मतलब प्रेशर ही तो होगा, फोर्स क्या होगा, प्रेशर होगा नहीं होगा। तो W इज इक्वल टू, आपने देखा W इज इक्वल टू P इंटू डी की वैल्यू कितना है, डेल्टा भी। आई या नहीं आई बात समझ में। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, P हो जाएगी, है ना। फोर्स मतलब क्या लग रहा है, प्रेशर ही तो फोर्स लग रहा है, F थोड़े ना लग रहा है यार। फोर्स का मतलब हो गया है जो प्रेशर है वही तो फोर्स लग रहा है ना, यही तो फोर्स लग रहा है। तो अब आप क्या बोलेंगे जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। if W work done by the system, अगर सिस्टम काम करेगा तो W की वैल्यू क्या बोला था मैंने, नेगेटिव बोला था। तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा भी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। आओ एक बार और मैं इसको शॉर्ट वे में आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है ना। मैंने यहां पे क्या बोला जरा ध्यान से देखिए, डेल्टा भी की वैल्यू आप लोगों को पता है L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इजिकल टू सर एरिया होता है, H इजिकल टू जितनी हाइट को ये ट्रेवल करेगा, L लेंथ को इसने ट्रेवल किया, पिस्टन जो है ट्रेवल्स मैंने लिखा हुआ है L लेंथ को यहां से ट्रेवल कर रहा है ना, पिस्टन L लेंथ को। तो ओवरऑल A इंटू एच इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी, चेंज इन वॉल्यूम। वह डेल्टा भी इजिकल टू क्या बोलेंगे आप सर, डेल्टा भी इजिकल टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना बेटा। आप इसको बोलेंगे सर डेल्टा भी इजिकल टू आपका हो जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया। अब हम लोग जानते हैं प्रेशर इजिकल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चों देखिए, तो फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, P इंटू ए हो जाएगा। तो W, अब देखो बेटा W की वैल्यू भी आप लोग पहले से जानते हैं, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, कितना चेंज आया, एरिया इंटू लेंथ, है ना। यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, मतलब ये और ये पूरा क्या हो गया, पूरा मतलब यहां से यहां तक पूरा डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, समझ रहे हैं क्या। यहां से इस पॉइंट से यहां तक पूरा इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो क्या हुआ, तो इस पॉइंट एरिया इंटू एल के बराबर ही तो चेंज आया। तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एल हमने यहां पे लिखा था, एरिया इंटू एल इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा भी। डेल्टा भी इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू मैंने यहां पे लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है बेटा, प्रेशर ही तो है फोर्स, इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा, डेल्टा भी के इक्विवेलेंट है। डी की वैल्यू डेल्टा भी के इक्विवेलेंट है। तो मैंने यहां पे लिखा इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर कोई काम करता है तो डब्ल्यू की वैल्यू बताया था नेगेटिव आती है। आई रिपीट माई पॉइंट, अगर कोई भी सिस्टम कुछ भी काम करता है तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा भी। कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आओ थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, वहां पे W इज इक्वल टू, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू होता है बच्चों V2 माइनस V1 भी बोल सकते हैं। V2 का मीनिंग हो गया फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, और V1 का मीनिंग होता है इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम बोलते हैं। एक को फाइनल वॉल्यूम के नाम से जानेंगे, दूसरे को जो है इनिशियल वॉल्यूम के नाम से जानेंगे। अब आपसे कहता है वर्क डन, तो ये जो वर्क डन हमने निकाला है, ये वर्क डन है W वर्क डन फॉर, इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस।
ठीक है ना। ये जो वर्क डन है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। हमने अभी रिवर्सिबल वर्क डन भी निकालना है। हमने इस वर्क डन को क्या बोला, इरिवर्सिबल। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना है, तो W फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस यही है, W ऑफ RIRRB ऐसा लिख लीजिएगा, माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा भी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द, ठीक है ना, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वर्क डन। मैं लिखता हूं इफ चेंज इन वॉल्यूम, इफ चेंज इन वॉल्यूम इज स्मॉल, अगर वॉल्यूम में चेंज बहुत कम है, डेल्टा भी का मीनिंग क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। सो डेल्टा भी को किस बात कैसे इंडिकेट करोगे, डीवी से इंडिकेट करोगे। कैसे इंडिकेट करोगे बेटा, डीवी से इंडिकेट करोगे उस टाइम पे। तो W ऑफ इरिवर्सिबल वही हो जाएगा IR इजिकल टू, मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ P इंटू डी बी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वर्क डन प्रोसीजर। क्या किसी स्टूडेंट को इस बात में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए 2016 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में जेई में भी क्वेश्चन आया था इसी फॉर्मूले से, ओनली इसी फॉर्मूले से, और नीट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। हर बार क्वेश्चन आता है बेटा इससे, हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये फॉर्मूला लगाना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। चलिए 1 मिनट है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसमें, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आया हुआ है। एक मिनट है, अभी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, लेकिन एक सबसे आसान वाला भी मैं आपको करवा दूंगा, फिर हम लोग ग्राफ से समझेंगे। मॉड्यूल दे दो। ठीक है ना। चलिए तो अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
किस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसको इरिवर्सिबल लिख के नहीं देता है। कभी कभी क्या होगा बच्चों, इसको, इस प्रोसीजर को इरिवर्सिबल लिख के नहीं देगा, तो आपको क्या लिखेगा, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिख के देगा, ठीक है ना। आपको कभी कभी इरिवर्सिबल लिख के नहीं देगा, कभी कभी क्या लिख के देता है, देखिए अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के लिए बोलेगा। तो आपको वहां पे भी वर्क डन जो यूज करना है W ऑफ इरिवर्सिबल वाला ही यूज करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। आइए आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लिखता हूं, ए गैस इज a gas is allowed to expand, a gas is allowed to expand in a well insulated container in a well insulated container against a constant external pressure एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm फ्रॉम एन from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 2a final volume of 4.50 लीटर, ठीक है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ सिस्टम, ऐसा लिख रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लो बेटा पहले 2 मिनट के लिए सब लोग। ठीक है ना। कहने का क्या मीनिंग है बेटा इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि कोई एक गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना। एक इंसुलेटेड कंटेनर में कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट इतने प्रेशर पे जो है, समझ रहे हैं ना, इतने प्रेशर पे पी ऑफ द, ठीक है ना, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ लिखा हुआ है, पी ऑफ द एक्सटर्नल समझ जाइए आप कितना दिया है बेटा, 2.5 atm दिया हुआ है। और उसमें से आपको कह रहा है कि V1 की वैल्यू 2.5 लीटर दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 4.50 लीटर दिया हुआ है, 2.502 लीटर। आपसे कह रहा है W फाइंड आउट करिए।
W इज इक्वल टू माइनस ऑफ द P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। सो फाइनली डेल्टा भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, जरा देखिए 4.50 माइनस 2.50 है ना। तो ये शायद करीब करीब आ जाएगा 2.50 से 2.0 लीटर, ये डेल्टा भी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इतना ही आएगा, ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। डेल्टा भी की वैल्यू 2.0 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो अब हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिए। सो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P ऑफ द एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। सो माइनस ऑफ 2.5 प्रेशर की यूनिट क्या है, ATM, इंटू भी की यूनिट क्या है 2.0 लीटर, है ना। तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5.0 ATM लीटर में इसका आंसर आएगा। जूल में होता है, वर्क यूनिट जूल में होती है, लेकिन ATM लीटर में भी होती है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद हम एक और वर्क डन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे जो है ATM लीटर को जूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो देख लीजिएगा, W ऑफ माइनस, मतलब माइनस में अगर हो रहा है तो वर्क डन कौन कर रहा होगा, सिस्टम काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, आप लोग ऐसे इसको फाइंड आउट करोगे, ठीक। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप के वर्क डन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरे टाइप के वर्क डन को अब हम लोगों को पढ़ना है। तो अब ये एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा देखिए क्या लिखता हूं मैं, दूसरा हमारे पास है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। कल मैंने जो लास्ट लेक्चर थे उसमें सब समझाया है क्या आइसोथर्मल होता है, क्या किसको बोलते हैं। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, जो वर्क डन की वैल्यू है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। आइसोथर्मल का मीनिंग होता है, आइसोथर्मल का मीनिंग होता है बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है ना। और मतलब ये मैंने आपको कल बता दिया है, आज नहीं बताऊंगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है कि मतलब P ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ एक्सटर्नल। किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सारे स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए। सो फाइनली हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू W ऑफ इरिवर्सिबल। वी नो डेट W ऑफ इरिवर्सिबल इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा भी। यही होता है क्या, ये पहले से सब लोग जानते हैं। अब ये P इंटरनल भी हो सकता है, P एक्सटर्नल भी हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, समझ रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, ये मैंने बहुत ज़्यादा। अगर प्रोसेस इंटरनल है तो वो एक्सटर्नल भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों की वैल्यू बिल्कुल ही सेम होती है, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, तो P देखिए, तो आप लोग जानते हैं W इज इक्वल टू ये होता है, सपोज V1 चेंज इन वॉल्यूम इज द V1 से V2। अगर वॉल्यूम में चेंज V1 से V2 है, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम है, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। सो बाय द इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं क्या, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है ना बेटा।
अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे और W को जो है वर्क में W1 से W2 का चेंज कर दो, तो इंटीग्रेट करिएगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये डब, ठीक है ना, इसको डेल्टा W लिख लो आप, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डेल्टा W इज इक्वल टू W1 टू W2, है ना, डेल्टा W इज इक्वल टू W1 टू W2। सो माइनस ऑफ, माइनस साइन को बाहर ले लीजिएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा V1 से V2 P इंटू डेल्टा भी, एक टर्म ऐसा रख दो, ऐसे ही रखेंगे ना, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये तो W हो जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेशर वाले टर्म को बाहर ले लो, तो इंटीग्रेट कर दो बेटा क्या, V1 से V2 तक का इंटू डेल्टा V के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिएगा इस टर्म को, है ना। अब देखो क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, पी भी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, nRT, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, nRT अपॉन V, यही होगा क्या। तो वैल्यू ऑफ P पुटिंग इन द इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ P रख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में P की वैल्यू को रख दो, तो W इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT अपॉन V इंटू V1 से V2 इंटीग्रेट कर दीजिएगा डेल्टा V के रिस्पेक्ट, इस V को अंदर ले जाओगे, इंटीग्रेशन तभी तो होगा। सो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT इंटू V1 से V2 इंटीग्रेट कर दीजिएगा 1 अपॉन V इंटू डेल्टा V, यही होगा क्या, बिल्कुल, ठीक है ना। सो फाइनली W इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT, इस टर्म को ओपन करेंगे तो क्या होता है बेटा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ln ऑफ V, और ये हो जाएगा V1 से V2, इसकी लिमिट हो जाएगी, है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है, आपने सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना, ये सिंपल मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, चाहे इंटीग्रेशन में आप लोग करेंगे x1 से x2, ठीक है ना, तो 1 अपॉन x इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln x, है ना। तो ऐसे आप लोग चाहें तो इसको ln x, चाहें तो इसके रिस्पेक्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इसको ऐसे यहाँ पे। अब देखो बेटा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ nRT, इसको आप लिखेंगे ln V2 बाई V1, है ना, ln V2 माइनस V1 होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो एक तो आपका वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वर्क डन हो जाएगा, समझ में आई बात। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू nRT लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1, और तो जो V2 है वेयर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना। सिस्टम का जो V2 है वो इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, लिखा भी होगा मैंने, शायद लिखने की जरूरत नहीं। N इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, N आपका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, R आपका गैस कांस्टेंट है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, ठीक है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, ऐसे ही होगा क्या, देख लीजिएगा W इज इक्वल टू ये टर्म ऐसा है, जरा देखो दोबारा इंटीग्रेशन करिए, अगर वॉल्यूम V1 से V2 इसकी लिमिट है, W वर्क डन W1 से W2 है, तो इसको डेल्टा V लगा दीजिएगा, है ना। मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो डेल्टा लगा लिया, तो W1 से W2 इसकी लिमिट रख दो, इंटीग्रेट करने के बाद ये ओवरऑल W आ जाएगा, फाइनल लिखा है मैंने, फाइनली ये आंसर लिखा हुआ है। तो इसको करेंगे तो देखिए यहाँ से माइनस टर्म को बाहर लेंगे, P इंटू डेल्टा V, V1 से V2, इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख दी, तो प्रेशर को बाहर ले लो, तो V1 से V2 डेल्टा V, ये टर्म ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को जानते हैं, P भी इज इक्वल टू nRT, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ द P, वैल्यू ऑफ P को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ P पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 1, तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT अपॉन V, ठीक है ना, इस इक्वेशन में रखा है V1 से V2 इंटू डेल्टा V, है ना, dB भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ये एक्चुअली बायो वाले स्टूडेंट के लिए भी हो जाएगा, ये समझ रहे ना, ये प्योर मैथमेटिक्स के लिए हम इसलिए नहीं करवा, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता, अगर जेई
स्पेशली अगर जो है ठीक है ना जेई के लिए होता तो मैं कर देता इसको, डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मेडिकल के बच्चों को भी वीडियो देखना है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सरल बना के लिख किया उसको, ठीक है ना। W इज इक्वल टू माइनस ऑफ NRT, इसको क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम अंदर चला जाएगा V1 से V2, क्योंकि इसको इंटीग्रेट इसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा 1/v इंटू डेल्टा V के रिस्पेक्ट में। तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ NRT, इस फॉर्मूले को ओपन करके ऐसा आता है, आपने पढ़ा होगा। फाइनली इस फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ln क्या बेटा, नेचुरल लॉग है, तो केमिस्ट्री में जो है ln और log ही दो टर्म होते हैं। ln जो है log बेस 10 ही हमारे पास यहाँ पे यूज होता है, केमिस्ट्री में log बेस 10 ही यूज होता है। तो इस ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ln को हम लोग log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाता है, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू क्या है बेटा, सो फाइनली NRT, n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल, r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड द V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, वी नो क्या जानते हैं, देखिए जरा, PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ऐसा लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कहाँ पढ़ा था, गैसेस स्टेट में, बॉयल्स लॉ में, ठीक है ना। तो फाइनली P1 अपॉन इस P2 को नीचे लाओ तो इसको V2 अपॉन क्या कर दो, V1, तो इस V2 अपॉन V1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, सो W इज इक्वल टू आप बोलेंगे माइनस ऑफ 2.303 NRT log ऑफ P1 अपॉन P2, ये आपका किसके टर्म में हो जाएगा, प्रेशर के टर्म में हो जाएगा। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप प्रेशर के टर्म में लगाएंगे। जब भी कभी भी आपको वर्क डन फाइंड आउट करने को बोलेगा तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन को फाइंड आउट करिए। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन को फाइंड आउट करिए, तो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कल में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बारे में, इसको कहाँ यूज करना है बहुत डिटेल में बताऊंगा। पहली बात, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बतानी है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको जरूर देखिएगा बहुत अच्छे से। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है पूछ सकते हैं। मैं कल बताऊंगा कि इस टॉपिक से नीट और जेई में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैं कल बताऊंगा कि इस टॉपिक से नीट और जेई में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिए बच्चों, अभी आपको जो है आज जेई का फर्स्ट पेपर है, 7 तारीख तक जेई के पेपर हैं और 13 सितंबर को आपका नीट एग्जामिनेशन। आपको तो देना नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपने जो जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उनसे आप कितना कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये एनालाइज आप लोगों को करना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।